आज की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज पहली कक्षा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा को जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है वो है अरस्तु से आज पढ़ाना है। तो सबसे पहले देखिए, अरस्तु के बारे में सबसे पहली जरूरी जो बात है वो है कि अरस्तु का समय 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब ये समय अनुमानित है, कुछ जगह इसका समय 381 382 भी माना जाता है, लेकिन ये समय महत्वपूर्ण है 374 से 322 ईस्वी पूर्व तक। अब अरस्तु जो हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये प्लेटो के सबसे महान शिष्य माने जाते हैं और इन्होंने प्लेटो के ही काव्यशास्त्र को संशोधित करके और उसे नए रूप में आपके सामने सबके सामने प्रकट किया हुआ है। तो अरस्तु के 6 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें से हमें परीक्षा की दृष्टि से 2 ग्रंथों को विशेष रूप से पढ़ना है। पहला है काव्यशास्त्र, जो कि साहित्य संबंधी है, और वैसे भी आप सभी आसानी से समझते हैं कि काव्यशास्त्र साहित्य संबंधी होता है। लेकिन दूसरा जो ग्रंथ है वो है अलंकार शास्त्र, जो कि वाग्मिता से संबंधित है। वाग्मिता को आप भाषण कला भी कह सकते हैं। अब काव्यशास्त्र से जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला आसान क्वेश्चन बनता है काव्यशास्त्र कितने अध्याय में विभक्त है। तो समझ लीजिए ये 26 अध्याय में विभक्त है। अब उन अध्यायों में क्या चीज कैसे है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। वैसे देखते समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे कभी एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से बन सकते हैं। पहला, इसके कुल 26 अध्याय में से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 25वें अध्याय में काव्य चर्चा है कि काव्य कैसा होना चाहिए। दूसरी बात, 5वें अध्याय में त्रासदी, जिसे हम ट्रेजेडी, दुखांतकी, विषादांतकी कहते हैं, या कामदी, जिसे हम कॉमेडी या प्रसादांतकी कहते हैं, और महाकाव्य, इन तीनों की चर्चा की गई है। इसके बाद 6 से 19वें अध्याय में, तो कुल मिलाकर के 6 से 19वें अध्याय कहने का मतलब है ये टोटल 14 अध्याय होंगे, जिसमें त्रासदी का विवेचन अकेले है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि काव्य शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण विवेचन है वो किसका है, त्रासदी का है। इसके पश्चात 20वें, 21वें और 22वें अध्याय में काव्य भाषा संबंधी विवेचन है, और सबसे अंत में 23वें, 24वें और 26वें अध्याय में महाकाव्य और त्रासदी की तुलना दिखाई गई है। अरस्तु ने इसमें महाकाव्य और त्रासदी विषयक तुलना की है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 25वां अध्याय इसलिए नहीं है क्योंकि 25वां अध्याय में काव्य चर्चा है, न कि महाकाव्य त्रासदी की तुलना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब काव्यशास्त्र में अरस्तु ने 3 मुख्य सिद्धांत दिए। अब अरस्तु जो हैं उनके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको केवल उतनी ही बातें बताई जाएंगी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला आपका सिद्धांत है, जो कि अरस्तु का सबसे मुख्य सिद्धांत भी आप कह सकते हैं, अनुकरण सिद्धांत, जो वास्तव में प्लेटो का है, लेकिन अरस्तु ने इसको एक नए रूप में प्रयोग किया, और अनुकरण को नए रूप में ही प्रयोग करने के कारण अरस्तु को सौंदर्यवादी भी कहा जाता है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है विरेचन। विरेचन का अर्थ है शुद्धि। विरेचन का अरस्तु के व्याख्याताओं ने अलग अलग अर्थ बताया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और तीसरा इनका जो प्रमुख चर्चा है वो है आपकी त्रासदी। तो त्रासदी विषयक सिद्धांत भी इनका, जैसा कि अभी आप काव्यशास्त्र में देखें कि सबसे अधिक विषय त्रासदी पे ही आपको मिलेंगे अरस्तु में। तो आज पहली कक्षा में आप सभी लोग पढ़ेंगे अनुकरण सिद्धांत। तो अनुकरण सिद्धांत को समझने के लिए आपको विशेष रूप से प्लेटो की कुछ बातों को समझना होगा। तो आइए आराम से इसको देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो आरंभ है वो हम प्लेटो से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन प्लेटो की मान्यताओं को ही बदलकर प्रमुख रूप से काव्यशास्त्र को नवीन रूप देने वाले थे अरस्तु। तो प्लेटो ने सबसे पहले अनुकरण को
स्वीकार किया और उसके बारे में बताया। इनके अनुकरण का अर्थ हुबहू नकल था। हुबहू नकल कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर परम सत्ता है और उस सत्ता का जो अनुकरण है वो संसार है, और कवि या कलाकार उस संसार का अनुकरण करता है, इसलिए वो सत्य से काफी दूर यानी कि तिगुना दूर हो जाता है। तो इस मत का खंडन करने वाले इन्हीं के प्रिय शिष्य अरस्तु थे, और आपको यहीं से अनुकरण सिद्धांत पढ़ना है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो जहां तक प्लेटो ने यह बताया कि जो अनुकरण है वो गोचर वस्तुओं का हुबहू नकल मात्र है, तो अरस्तु ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है कि जो गोचर वस्तुएं हैं उनका अनुकरण किया जाता है, परंतु ये अनुकरण केवल गोचर वस्तुओं का ना होकर उनकी सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण है। तो सबसे पहली बात क्या है इसमें? सृजन प्रक्रिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने इस पे विशेष बल दिया था। तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, अरस्तु इसे मानते क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है कि अरस्तु इसे हुबहू नकल नहीं मानते। ठीक। दूसरी बात, इसे सृजन प्रक्रिया स्वीकार करते हैं। तीसरी बात, अपूर्णता की पूर्ति स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अरस्तु अनुकरण को अपूर्णता की पूर्ति मानते हैं, मतलब जो भी चीज संसार में अपूर्ण है, कवि या कलाकार उसको अपने कल्पना से या अनुकरण से क्या कर सकता है? उस अपूर्ण को पूर्ण कर सकता है। और चौथी विशेष बात यह होती है कि प्रकृति की असफलता की पूर्ति भी कौन करता है? अनुकरण। तो चौथी बात हो गई प्रकृति की असफलता की पूर्ति। तो अब ध्यान से देखिए, तो अनुकरण के विषय में अरस्तु के 4 प्रमुख तथ्य सामने आते हैं। पहला, अनुकरण हुबहू नकल नहीं है। दूसरी बात, यह एक सृजन प्रक्रिया है। तीसरी बात, यह अपूर्णता की पूर्ति है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, प्रकृति की असफलता की भी ये पूर्ति करता है, मतलब प्रकृति की असफलता को ये सफल बनाने का प्रयास करता है कवि या कलाकार अपने अनुकरण या कला के माध्यम से। अब अनुकरण के विषय में, अनुकरण का जो विषय होगा, इतनी बातें आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी। तो आप इसको जैसे जैसे पढ़ाते जाएं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट करते हुए अपना बढ़ते जाइएगा। अब ध्यान दीजिए कि अरस्तु ने अनुकरण के विषय के संबंध में अपने कुछ मत प्रकट किए जो कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, अनुकरण का विषय, कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकरण का विषय मतलब अनुकरण का जो विषय मतलब अनुकरण किसका किया जाए, और जैसे कोई विषय या वस्तु है उसका अनुकरण कितने रूपों में होता है। तो पहला रूप है वस्तु जैसी थी, मतलब कोई कलाकार या कवि वस्तु जैसी थी उसी तरह से उसको हुबहू बना दे। ये अर्थ जो है यथार्थ अर्थ है, मतलब प्रतीयमान अर्थ है, प्रतीत होता है। दूसरा, वस्तु जैसी है या समझी जाती है। कहने का मतलब है वस्तु जैसी थी, यह प्रतीयमान अर्थ है, यथार्थ स्वरूप है। वस्तु जैसी है या समझी जाती है, मतलब कलाकार के द्वारा जैसी वस्तु समझी गई वैसा अनुकरण किया गया। तो ये जो अर्थ होगा ये संभाव्य अर्थ है। संभाव्य अर्थ मतलब है ये कि ऐसी संभावना है कि वस्तु ऐसी थी, ऐसा सोचकर कलाकार ने अनुकरण किया होगा। और जो तीसरा अर्थ है वस्तु जैसी होनी चाहिए। वस्तु जैसी होनी चाहिए का तात्पर्य आप ऐसा समझिए कि कलाकार या कवि किसी वस्तु को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकता है और उस वस्तु को आदर्श बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक कवि या कलाकार अनुकरण के माध्यम से यथार्थ, संभाव्य और आदर्श परक प्रस्तुत कर सकता है। तो अरस्तु के विषय में
जो अरस्तु का अनुकरण का विषय होगा उसमें वस्तु जैसी थी प्रतीत अर्थ, वस्तु जैसी है या समझी जाती है संभाव्य अर्थ, वस्तु जैसी होनी चाहिए आदर्श अर्थ। ये 3 अर्थ परिलक्षित होते हैं। इसके पश्चात देखिए, अब अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अरस्तु ने बताया। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत की परिभाषागत प्रयोग नहीं किया, यानी कि अरस्तु ने स्वयं अनुकरण की परिभाषा दी नहीं है। परिभाषा न देने का तात्पर्य मेरा यह है कि अरस्तु ने इसका संदर्भगत प्रयोग किया है। संदर्भगत प्रयोग मतलब जहां पे भी कला या विषय का संबंध आया या संदर्भ आया वहां पे इन्होंने अनुकरण का प्रयोग किया है। पहली बात, इसकी परिभाषा उन्होंने स्वयं नहीं दी है, हाँ, लेकिन इनके व्याख्याताओं ने, जैसे बूचर महोदय, इन लोगों ने और आधुनिक आलोचकों ने अरस्तु के अनुकरण के कई दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत किए हैं। अब उन विवेचनों को आप एक एक करके देखते जाइए। इतनी चीजें आपकी हो गई होंगी तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात अब अरस्तु के अनुकरण के संबंध में जो विद्वानों ने मत प्रकट किए हैं वो एक एक करके आप समझते जाइए। देखिए, सबसे पहले हम बूचर महोदय का नाम लेंगे। बूचर महोदय अरस्तु के बहुत अच्छे व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने अरस्तु के सभी सिद्धांतों की व्याख्या की है। तो अनुकरण के संदर्भ में बूचर ने यह कहा कि अनुकृति का अर्थ जो है, मतलब अनुकरण जिसका कर रहे हैं वो अनुकृति होगी, तो अनुकृति का अर्थ सादृश्य विधान या मूल का अर्थ है जिसकी आप अनुकृति कर रहे हैं, का पुनरुत्पाद है। का पुनरुत्पादन। अब ध्यान दीजिएगा, बूचर महोदय ने जो बताया कि अनुकृति का अर्थ सादृश्य विधान या मूल का पुनरुत्पादन है, तो ये पुनरुत्पादन होगा कैसे? ये पुनरुत्पादन इंद्रिय होगा। देखिए, ये प्रश्न में अगर आ गया, देखिए पूछेगा अरस्तु के अनुकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत हैं जिसमें से सही मत नहीं है या सही मत है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप बस आसानी से ये याद कर सकते हैं कि बूचर महोदय ने क्या बताया, अनुकृति का अर्थ सादृश्य विधान या मूल का पुनरुत्पादन है, जो कि कैसी प्रक्रिया होगी? एक इंद्रिय या इंद्रिय प्रक्रिया होगी। तो ये बूचर महोदय का मत था। अब बूचर महोदय के बाद मरे साहब ने, उनका मत थोड़ा सा इससे अंतर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अनुकरण के संबंध में जितने विद्वानों ने मत दिए हैं, पुनरुत्पाद, सृजन प्रक्रिया या सामंजस्य पे आधारित मत होंगे। तो मरे साहब का जो मत है बहुत ही सिंपल वर्ड है। देखिए, अनुकरण रचनात्मक कविकर्म है। इन्होंने भी स्वीकार किया, भाई ये कोई हूबहू नकल नहीं है, कोई कॉपी नहीं की जा रही है, बल्कि क्या है, ये अनुकरण जो है वो एक रचनात्मक कवि कर्म है। मतलब कवि अपनी क्रिएटिविटी से या कलाकार अपनी क्रिएटिविटी से किसी मूल वस्तु का अनुकरण करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जो हमारे लिए क्या बन जाता है? आनंद का विषय बन जाता है। अब इन दोनों लोग के मत के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक माने जाते हैं, एग्जाम में कभी कभी इनके मत जरूर पूछ लेते हैं, जेम्स स्कॉट। तो जेम्स स्कॉट महोदय जो हैं, ध्यान दीजिएगा, जेम्स स्कॉट आपके लिए कई जगह महत्वपूर्ण है। आज आप अरस्तु पढ़ रहे हैं तो इनके संबंध में भी आप इनको पढ़ेंगे, कभी आप लोंजाइनस को पढ़ेंगे तो उस संबंध में भी जेम्स स्कॉट महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो जेम्स स्कॉट ने कहा, अनुकरण जो है वो जीवन का कल्पनापरक, पहली बात ध्यान दीजिएगा, अनुकरण जीवन का कल्पनापरक पुनर्निर्माण या
वस्तुपरक, पहली बात जीवन का कल्पनापरक, यानी कि मैंने उस वस्तु के बारे में ऐसा सोचा, तो पहली बात हो गया जीवन का कल्पनापरक पुनर्निर्माण, और या वस्तुपरक अंकन है। इनका मत बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान देने पर यह मत अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का कल्पनापरक पुनर्निर्माण है या वस्तुपरक अंकन है। या तो जैसी वस्तु है आप वैसी ही बता दीजिए, या तो कवि क्रिएटिव होगा तो क्या करेगा, उसका कुछ कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कर देगा। अब इसके बाद एक और आसान सा मत है जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए, ये जो तीन मत आपको अभी हम बता चुके हैं, बूचर, मरे और जेम्स साहब का, इसके बाद आते हैं, देखिए इसके बाद 3-4 मत और हैं। एटकिंस के मत को आप ध्यान से देख लीजिए। एटकिंस ने अनुकरण को पुनः सृजनात्मक प्रक्रिया माना है। पुनः सृजनात्मक प्रक्रिया न करके आप इसे दर्शन भी कह सकते हैं, दर्शन या प्रक्रिया माना है। ये मत मैं आप लोग को इसलिए लिखवा रहा हूं कि कभी कभी अनुकरण के विषय में विद्वानों के मतों से सुमेलित कीजिए, तो 3-4 मत आ जाएंगे, 3-4 विद्वान आ जाएंगे, तो आपके लिए बड़े आसानी से याद करने वाली चीज है। आप एक एक वर्ड पे बस ध्यान दे दीजिए तो याद हो जाएगा। कि अगर आपसे पूछेगा कि किसने पुनः सृजनात्मक दर्शन माना है, तो एटकिंस, तो आप एक एक करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब ये तो विद्वानों के मत हो गए जो कि अरस्तु के अनुकरण को इस अर्थ में लेते हैं। अब आप कुछ विशेष विद्वान, जैसे आपने बेन जॉनसन और ड्राइडन, ये आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण आलोचक माने जाते हैं। इससे प्रश्न बनता है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि पूछता है ये किस वर्ग के आलोचक हैं। तो ये ऐसे आलोचक हैं, इनको कहा जाता है नवशास्त्रवादी आलोचक। नवशास्त्रवादी आलोचक, ठीक। अब इन लोगों ने अनुकरण को किस अर्थ में लिया, तो इन लोगों ने बताया कि अनुकरण जो है वो सार्वभौमिक प्रतिचित्रण है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जॉनसन और ड्राइडन जो कि नवशास्त्रवादी आलोचक थे, इन्होंने बताया कि अनुकरण जो है वो सार्वभौमिक प्रतिचित्रण है। सार्वभौमिक प्रतिचित्रण कहने से ये अरस्तु के अनुकरण से दूर हो गए, ये पहुंच गए प्लेटो के अनुकरण की तरफ। तो अगर आपसे कभी परीक्षा में ये पूछ दे कि अरस्तु के अनुकरण से अलग प्लेटो के अनुकरण से अधिक समीप किन आलोचकों के मत लाते हैं, और आपको कई ऑप्शन दे दे, उसमें से जॉनसन और ड्राइडन आपको टिक लगाने होंगे। अब अनुकरण के संबंध में कुछ 3-4 विद्वान और हैं, उनको बस आप ऐसे ही समझ लीजिए। वो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर कभी पूछ दे तो आप बताने योग्य रहेंगे, इस अर्थ में आपको इसको बता दे रहा हूं। देखिए, इतना हो गया हो तो मैं इसको फिर से मिटा देता हूं। अब कुछ विद्वान हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से एक ही बात मानी, जैसे क्रेन हो गए, एडलर, क्रेन, एडलर और मैसियन। ये जो विद्वान हैं, इन्होंने अनुकरण को वास्तव में संरचनात्मक सिद्धांत माना। इन तीनों विद्वानों ने, और भी कुछ विद्वान हैं, क्रोसेन वगैरह, क्रेन, एडलर, मैसियन, क्रोसेन, इन सभी विद्वानों ने अनुकरण को संरचनात्मक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। संरचनात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत कहने का तात्पर्य यह है, अब पहले आप ये सोचिए काव्य में संरचना क्या, तो संरचना यहां पे पात्र, कथा, चरित्र, इन सब की संरचना। और कैसी संरचना?
रचनात्मक संरचना। तो इस रचनात्मक संरचना का जो सामंजस्य है उसे इन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत के रूप में अनुकरण माना। तो इतने विद्वानों ने अनुकरण के संबंध में मत प्रकट किए। अब देखिए, आपने पाश्चात्य की धारणा के आधार पर अनुकरण सिद्धांत को समझा। अगर परीक्षा चाहेगा तो आपसे ये पूछेगा, ये तो मान लीजिए चलिए आप सभी याद कर लेंगे, आसान ही रहेगा, लेकिन अगर आपसे परीक्षा चाहेगी तो वो पूछ देगी क्या, भारतीय काव्यशास्त्री परंपरा में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के समीप किन आचार्यों के मत हैं। तो ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न बन सकता है। तो इस जटिल प्रश्न के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनुकरण आपने देख ही लिया। तो अब आसानी से देखिए, भारतीय परंपरा में अनुकरण के समीप किन आचार्यों के मत हैं। कोई सिद्धांत तो नहीं है लेकिन मत जरूर हैं। चलिए, भारतीय परंपरा के अनुसार आपको पता ही है, भारतीय परंपरा में, भारतीय काव्यशास्त्री परंपरा में जो हमारे सबसे पहले आचार्य हैं, और सबसे पहले आचार्य बिना किसी संदेह के आप सभी जानते हैं, भरत मुनि, जिनका नाट्य शास्त्र है। तो इन्होंने अनुकरण को स्वीकार किया है। अनुकरण स्वीकार, देखिए अनुकरण नाम तो इन्होंने नहीं लिया होगा। इन्होंने क्या लिया होगा, इन्होंने अनुकरण की जगह एक अच्छा सा नाम अनुकीर्तन। अब भरत मुनि जो हैं अपने नाट्य शास्त्र में अनुकीर्तन का प्रयोग करते हैं, जो कि वास्तव में अनुकरण के समीपस्थ लगता है। अनुकीर्तन किसका, अब अनुकीर्तन किसका, इसका सबसे आसान शब्दों में इन्होंने बताया कि नाटक विश्व की या संपूर्ण विश्व के भावों का अनुकीर्तन है। कैसा, जो नाटक होता है वो विश्व के समस्त भावों का क्या है, अनुकीर्तन है। अब इससे आपकी दो चीजें तैयार होती हैं। पहली चीज कि भरत मुनि ने अनुकरण के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है, तो हो गया अनुकीर्तन। और ये परिभाषा नाटक विश्व के समस्त भावों का अनुकीर्तन है, किसकी है, तो आप अब आसानी से बता सकेंगे कि ये भरत मुनि की है। कहां पे है, तो नाट्य शास्त्र। दूसरे आचार्य थे धनंजय। इन्होंने भी अनुकरण को स्वीकार किया है। अब धनंजय जो हैं उन्होंने किस प्रकार से स्वीकार किया, तो उन्होंने बोला अवस्था की अनुकृति नाटक है। इन्होंने बोला अवस्था की अनुकृति नाटक है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को भारतीय किस विद्वानों ने स्वीकार किया है या अपने मत के समीप पाया है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, पहला भरत मुनि, दूसरा धनंजय। और अब सबसे अंत में एक बहुत ही सरल और स्पष्ट प्रश्न बनता है जिसको हम बता देते हैं। देखिए, आप लोग हिंदी में अनुकरण पढ़ते हैं जो कि अंग्रेजी के इमिटेशन से आया है, और ये अंग्रेजी का वर्ड ग्रीक वर्ड के मिमेसिस के सदृश है। तो ध्यान दीजिएगा, अरस्तु जो हैं वो ग्रीक या यूनान के थे, तो उन्होंने किसका प्रयोग किया होगा, मिमेसिस का। अंग्रेजी आलोचकों ने अनुकरण के लिए किसका प्रयोग किया होगा, इमिटेशन का। और हिंदी के आलोचकों ने किसका प्रयोग किया होगा, अनुकरण का। तो इतनी सी बातें हैं अनुकरण सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण। परीक्षा में अनुकरण सिद्धांत से संबंधित जितनी बातें कवर की जा सकती थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना है। अब जल्द ही अनुकरण को आप अच्छे से समझ पाएंगे, उम्मीद करते हैं। और अगली कक्षा में आपको अरस्तु का विरेचन सिद्धांत पढ़ाया जाएगा।